नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज का एक्स रे। और आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद है, लेकिन दावा यह कि लॉरेंस जेल में बैठकर भी फोन चला रहा है। फोन कर रहा है, किसको कर रहा है? उसके गुर्गे को। और उसका गुर्गा पप्पू यादव को फोन मिला रहा है, धमकी दे रहा है, क्योंकि अगला टारगेट पप्पू यादव है। लेकिन इस कहानी में बहुत सारे लूप होल्स हैं दर्शक, और आज इसी पर एक्सरे करने वाला हूं कि आखिर इस कहानी का सच क्या है। लॉरेंस के उस फोन कॉल का सच क्या है, लॉरेंस के गुर्गे की धमकी का सच क्या है, आज आपको बताऊंगा। क्योंकि सलमान खान को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जब से धमकी मिली, तब से शायद ही कोई दिन गुजरा होगा जब इस कहानी में कोई नया नाम ना जुड़ा हो या फिर कोई नया मोड़ ना आया। अब खबरें दर्शकों सामने आ रही हैं कि लॉरेंस बिश्नोई के टारगेट पर सलमान से पहले कोई और आ गया है। यानी सलमान का साथ देने वाले हर शख्स पर लॉरेंस बिश्नोई की नजर है। वो लॉरेंस का दुश्मन बन गया है। मतलब इसका साफ है, जो सलमान का साथ देगा वो लॉरेंस के निशाने पर आ जाएगा। ऐसा दर्शकों मैं नहीं कह रहा हूं, हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव का कहना है। पप्पू यादव दिख रहे हैं आपको? वो कह रहे हैं कि लॉरेंस ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी और उनकी हत्या कभी भी लॉरेंस की शूटर कर सकते हैं। और अपने इस दावे को साबित करने के लिए पप्पू यादव ने बाकायदा लॉरेंस के गुर्गे से बातचीत का ऑडियो भी शेयर किया है। पहले आपको मैं ऑडियो सुनवाने वाला हूं। इस ऑडियो को आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि इसी ऑडियो में आज की पूरी खबर छिपी हुई है। और इस ऑडियो का आज मैं एक्सरे करूंगा। जो खबर आज पूरे दिन आपने कई टीवी चैनल्स पर, वेबसाइट पर देखी होगी, लेकिन आप तक जो खबर नहीं पहुंची वो हम लेकर आए हैं। आज आपके सामने एक एक चीज रख देंगे, लेकिन सबसे पहले आप सुनिए लॉरेंस का गुर्गा क्या कह रहा है, वो कैसे पप्पू यादव को धमका रहा है। ले सुन ले भाई की तरफ से, तेरे कच्चे चबा दिए ना घंटे के 3 घंटे का टाइम। और सुन बात ध्यान से, भाई ने जैमर बंद करवा के जेल का कॉन्फ्रेंस तुझे कॉल करवाई थी कॉन्फ्रेंस पे, और तूने फोन ना उठाया। ठीक, एक तो तेरा हो गया निवास, और अब गिनती चालू कर दे। जेल के वो जैमर बंद करवा के तुझे फोन कर रहा है और तूने फोन ना उठाया हैं, और फिर तेरी वही हरकत हो गई हैं। अच्छी वाली सलाह हो रही थी, उसके बावजूद नहीं अगर खत्म हो रही। सुना आपने कैसे लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा पप्पू यादव को धमका रहा है। वो पप्पू यादव को अकड़ में ना रहने की हिदायत देता है। और सबसे जरूरी बात, गौर करने वाली बात क्या, वो कह रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई ने जेल के अंदर बैठकर जेल के जैमर को बंद करवाया और फिर पप्पू यादव को कॉल किया। सोचिए, आप समझिए इसे, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। पप्पू यादव की तरफ से शेयर किए गए इस ऑडियो में केवल एक बार नहीं, बल्कि अलग अलग समय पर 4 बात ये बात लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे की तरफ से कही गई है। आपको आगे का ऑडियो भी सुनवा रहा हूं, फिर इस ऑडियो का फुल एंड फाइनल एक्सरे करेंगे। सुनिए जरा। एक गलती दे रही हैं, ऊपर से दिखा रहे कि भाई में गलती कोई नहीं है। हम बड़ा भाई समझ के तुझे बड़ा भाई बनाया हैं, ऊपर से तूने भाई के फोन ना उठाया हैं। जेल का जामर 10 मिनट बंद कराने के तुझे पता मिनट के लाख रुपए लग रहे हैं। मजाक समझ रखा तुमने तो। क्या जवाब दूं मैं कि बड़ा भाई बना लिया मैंने, और बड़े भाई ने ये सलाह दी है, शर्मिंदा करवा दिया मुझे तूने। क्या बड़ा भाई बना ही लिया, उसका फर्ज तो निभा लेता।
तुझसे कोई मांग करी, कोई कहा, तेरी जान बख्श दी, बल्कि क्यों क्यों ऐसा उल्टा बोला था भाई? इतनी सी बात ही भाई से कहता भाई ये न्यूज वालों ने कर दिया, काट के भेज दिया, मेरा इसमें नाम ही नहीं, ना काम था। वापसी फोन करेगा तो बता करिए भाई से बात करवाऊं तेरी, मसला सुलटा जल्दी हो सके भाई। और तुझे हम नेताओं जैसे नहीं, जिसे तेरी बेबाकी पसंद थी। एक बार कि तेरी वीडियो देखी थी मेरे बड़े भाई, जब तुमने कहा था कि जितनी तुम्हारी उम्र होगी उससे ज्यादा बार मैं यहाँ का सदस्य चुन के आ चुका हूँ, मुझे मत समझाइए। वो तेरे लाइन पसंद आ गई थी इसलिए बड़ा भाई बना लिया। और क्या करा तूने, हैं? इज्जत ही ना रखी हमारी, हैं? बिश्नोई भाई ने फोन करवाया, जैमर बंद करवा के करवाया। जेल का जैमर बंद कराना बच्चों का खेल समझ रहे? जेल का जैमर बंद कराना बच्चों का खेल है। और आपने गिनती को सुना आपने इस ऑडियो में कितनी बार जेल का जैमर बंद करवाने की बात हुई है। दर्शकों, ये ऑडियो मैं फिर दोहरा रहा हूं कि पप्पू यादव की तरफ से ही शेयर किया गया है, क्योंकि इसमें यह शख्स बार बार लॉरेंस बिश्नोई का नाम तो लेता है और फिर कहता है कि लॉरेंस ने पप्पू यादव से बात करने के लिए जेल का जैमर 10 मिनट के लिए बंद करवाया। यानी लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की साबरमती जेल में बंद है और यह जैमर साबरमती जेल का उसने बंद करवाया। लेकिन पहले आपको बताऊं कि इस ऑडियो की सत्यता की जांच करना बेहद जरूरी है, क्योंकि ऐसे ही किसी भी ऑडियो को उठाकर इतना बड़ा सवाल जेल प्रशासन पर नहीं उठाया जा सकता। इसलिए हमने यह भी किया। अब यहां सवाल यह उठता है कि पप्पू यादव, क्योंकि उन्होंने शेयर किया और पप्पू यादव इसी ऑडियो के दम पर गृह मंत्रालय तक पहुंच गए और अपनी सुरक्षा को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, पप्पू यादव खुद शेयर करते हैं, खुद सवाल उठाते हैं, खुद सिक्योरिटी मांगते हैं। दाल में कुछ काला लग रहा है। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर वो भी बताएंगे। मुझे मरना न मरना तो भगवान के हाथ में है। अब मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार के हाथ में है। और सरकार मुझे मरवाना चाहती है कि बचाना चाहती, तो सरकार जाने। ये चिट्ठी पप्पू यादव ने गृह मंत्रालय को लिखी है। इस पत्र का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है। वो मकसद है अपनी सुरक्षा घेरे को और मजबूत करना। इस चिट्ठी में साफ साफ लिखा है कि पप्पू यादव की सिक्योरिटी को Y श्रेणी से बढ़ाकर Z श्रेणी की कर दिया जाए। अब इस चिट्ठी में सुरक्षा बढ़ाने के पीछे की वजह देख लीजिए। पप्पू यादव ने साफ साफ लिखा कि अगर मेरी सुरक्षा नहीं बढ़ाई गई तो उनकी हत्या हो सकती है। लॉरेंस गैंग से पप्पू यादव अपनी जान का खतरा बता रहे हैं। पप्पू यादव गृह मंत्रालय को दी गई इस चिट्ठी में आगे लिखते हैं कि लॉरेंस के गुर्गे ने उन्हें बाकायदा कॉल कर मोबाइल पर धमकी दी। इसका ऑडियो क्लिप उन्होंने गृह मंत्रालय को भेजा है। कर्म और कांड दोनों करते हैं, तुम्हारे रास्ते में आएगा। मेरी बात से उसके साथ जो आज हो रहा है वही होता जाएगा। आपके रास्ते में ना कोई जा रहा है, ना जाता है, ना जाएगा। वो पॉलिटिकल चीजें हैं, पॉलिटिकल चीजें होती रही है। किसी के खिलाफ बोलना, किसी को शब्द बोलना पॉलिटिकल नहीं है। बाकी हम देख लेंगे। एक बार फोन करने का मकसद यही था, सुधर जाओ, नहीं आगे तो देख ही लेंगे हम। नहीं, निश्चित रूप से आप बेफिक्र रहें। आप बेफिक्र, हम फोन नहीं करेंगे, ना हमें डिस्टर्ब करना। पप्पू यादव का दावा है कि इस ऑडियो में लॉरेंस के गुर्गे और पप्पू यादव के पर्सनल सेक्रेटरी के बीच बातचीत हो रही है, जिसमें लॉरेंस का गुर्गा पप्पू को देख लेने की धमकी देता है। ये सभी सबूत देकर पप्पू अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि सुरक्षा ना बढ़ाने पर उनकी जान को खतरा हो सकता है, तो इसकी जिम्मेदारी बिहार और केंद्र सरकार की होगी। सत्ता के साथ आप नहीं हैं तो आप मरिए, श्रद्धांजलि बाद में दे दी जाएगी। दर्शकों, पप्पू यादव हर लिहाज से खुद को सही साबित करके अपनी सुरक्षा बढ़वाना चाहते हैं, ऐसा लगता है। इसके लिए उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से आए तमाम मिस्ड कॉल के स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किए। अब आपको बता रहा हूं, इस नंबर की शुरुआत को देखिए आप,
971, यानी ये नंबर दुबई का है। और इस नंबर से रात 8:54 पर एक मैसेज आता है। फिर 3 मिनट बाद यानी 8:57 पर लॉरेंस बिश्नोई की फोटो को शेयर किया जाता है। फिर 4 बार फोन किया जाता है, कॉल करने का मैसेज जाता है, लेकिन उधर कोई कॉल पिक ही नहीं करता है। सोचिए जरा, यानी सिर्फ इनकमिंग कॉल मिस्ड कॉल बनकर रह जाती है। अब इसी तरह एक और नंबर है जिससे कॉल आता है सुबह 8:37 पर और मैसेज भी आता है। 5 बार कॉल आती है दर्शकों, लेकिन नंबर को कोई उठाता ही नहीं। और नंबर देखा गया तो डीपी पर जो डिस्प्ले पिक्चर होता है उस पर क्या, लॉरेंस की फोटो लगी हुई है और नाम क्या लिखा हुआ है, अंजू लॉरेंस। ये स्क्रीनशॉट्स जो मैं आपको बता रहा हूं, ये पप्पू यादव अपने एक दावे की पुष्टि करना चाहते हैं इनके जरिए। और ऑडियो में जो शख्स फोन ना उठाने की बात कहता सुनाई दिया है, ये उसी सबूत का एक जीता जागता उदाहरण है जो उन्होंने देने की कोशिश की, ताकि पप्पू यादव की सुरक्षा को सरकार की तरफ से बढ़ा दिया जाए। अब आप सोचिए, कॉल आया है और सबसे बड़ी बात, कुछ ऐसे सवाल इसके बाद खड़े हुए हैं जो आपके सामने बहुत जरूरी है रखने। सवाल सबसे बड़ा, पप्पू यादव जो खुद कह रहे हैं कि मैं खतरे में हूं, क्या वाकई लॉरेंस बिश्नोई पप्पू यादव को धमका रहा है या उसके गुर्गे? क्या लॉरेंस बिश्नोई पर पप्पू यादव का एक ट्वीट करना इतना असर कर गया कि वो उनकी जान का दुश्मन बन बैठा? सोचिए आप। और क्या अब सलमान खान से पहले पप्पू यादव लॉरेंस बिश्नोई के टारगेट पर है? ये सवाल खड़े होते हैं। लेकिन दर्शकों, मैंने आपको ये सवाल इसलिए बताया क्योंकि पप्पू यादव ने एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद एक्स पर एक पोस्ट किया था। ये पोस्ट आपके सामने है। इस पोस्ट में उन्होंने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को खुली चुनौती दी, चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि अगर कानून इजाजत दे तो 24 घंटे के अंदर लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के अपराधी का पूरा नेटवर्क खत्म कर दूंगा। दावा करते हैं पप्पू यादव। और दावा किया जा रहा है कि इस पोस्ट के बाद ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाने लगी। लेकिन अब एक और सवाल यहां पप्पू यादव के हाव भाव देखकर उठता है दर्शकों, क्योंकि पप्पू यादव अगर लॉरेंस के लिए धमकी भरा पोस्ट कर सकते हैं तो मीडिया के सवालों पर उन्हें वो झटकारते क्यों? इस पोस्ट के बाद पप्पू यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और इस दौरान पत्रकारों ने जब उनसे सवाल किया तो वो भड़क गए, घबरा गए। क्या उन्होंने किया है दिखाता हूं आपको। यादव जी, आपने लॉरेंस बिश्नोई को नहीं, ये सब बात मैंने पहले मना कर दिया था, बात नहीं पूछेंगे। आप ज्यादा तेज मत बनिए। मैंने आपको पहले आते कह दिया था इस सब का सवाल नहीं होगा। मैंने सीधा कह दिया था, आप तेज मत बनिएगा भैया। आप ज्यादा तेज बनते हैं क्या? आप होशियार ज्यादा हैं क्या? हमको जो बोलना था ट्वीट से बोल दिए। देखिए आप, पत्रकार पर इतना गुस्सा, अब सवाल तो उठेगा ही ना, क्योंकि पप्पू यादव कोई आम शख्स तो है नहीं जो मन में आया तो सोशल मीडिया पर लिख दिया, पोस्ट कर दिया। अरे भाई, वो राजनीति में एक ओहदा रखते हैं, 7 बार के निर्दलीय विधायक हैं, तो सवाल तो उठेगा ही। अगर आप लॉरेंस को खुली धमकी दे सकते हैं तो पत्रकारों के सवाल का जवाब देने में आप क्यों घबराते हैं? इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इस ऑडियो की सत्यता की जांच करना, इस पूरे मामले को सुलझाना सबसे पहली कड़ी है। और इस ऑडियो में फोन पर मौजूद शख्स ने कोई छोटी मोटी बातें नहीं कही है। जेल का जैमर 10 मिनट तक बंद कराने की बात कही, वो भी 1 मिनट के 1 लाख रुपए में। आप सोचिए 10 मिनट के कितने? दर्शकों, ये कोई पिक्चर नहीं है, ये रियल लाइफ है। जेल में रहकर ऐसा करना, क्या ये संभव है? यह खेल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो यह जेल प्रशासन पर भी सवाल उठाता है। इसलिए आज जो दोनों पक्ष मैंने आपको दिखाए हैं दर्शकों, पहला पक्ष पप्पू यादव का ऑडियो के बाद, और दूसरा जो जेल प्रशासन पर दावे किए जा रहे हैं, आज उस पर गंभीर सवाल भी खड़े होते हैं। वो सवाल क्या है दर्शकों, आइए जरा मैं आपको दिखाता हूं। वो सवाल क्या है? पहले सवाल पप्पू यादव से, यह पप्पू यादव का पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं है, क्योंकि पप्पू यादव
सुरक्षा बढ़ाने के लिए कहीं कोई कहानी तो नहीं बुन रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई के नाम से मांग मंगवाने की ये उनकी कोशिश तो नहीं है। और ये तीनों सवालों के बाद अब जेल प्रशासन कैसे, अगर ऑडियो सत्यता उसकी पुष्टि की जाती है तो जेल पर सवाल ये कि कैसे कैदी जेल में जैमर को बंद करवा सकता है। कैदी सोचिए जरा, 10 मिनट जेल का जैमर अगर बंद रहे तो क्या जेल प्रशासन को पता नहीं चलेगा? अगर ऑडियो की माने तो जैमर बंद करने की साजिश में कौन कौन शामिल हो सकता है, इसकी भी जांच होनी चाहिए अगर हुआ है तो। और जैमर बंद कर देश की सुरक्षा से क्या बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है? ये दोनों सवाल जो अभी तक दो किरदार आज आपने देखे उनसे हम पूछ रहे हैं और यही सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन आप सोचिए कि अगर इस तरह की तैयारी होगी तो फिर क्या एक्शन लिया जाएगा, देखना होगा। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज एक और बड़ी खबर आपके लिए लेकर आया हूं। हिंदू त्योहार आते नहीं हैं कि नफरती तैयार हो जाते हैं, लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया है दर्शकों, इस बार इन्होंने सारी हद पार कर दी है। आज आपके लिए दो अलग अलग प्रदेशों से खबर लेकर आया हूं। आगे बढ़ूं उससे पहले कुछ सवाल हैं। आखिर देश में नफरती लोग कहां से आ रहे हैं? ये क्यों आखिर हिंदू त्योहारों से इनको तकलीफ होती है, दिक्कत होती है? क्यों ये बार बार हिंदू त्योहारों को ही निशाने पर लेते हैं? जब भी हिंदुओं का कोई त्योहार आता है, आप कांवड़ यात्रा ले लीजिए, थूक जिहाद की चर्चा हो, गणेश उत्सव आया तो पंडाल में मूर्तियों पर पथराव कर दिया गया। दुर्गा विसर्जन के दौरान कई तस्वीरें आपने देखी, क्या हुआ जब मूर्तियों को खंडित कर दिया गया, पथराव की खबरें सामने आई, हर जगह से आई। अब रोशनी का महापर्व दिवाली आ गया और फिर वही नफरती तत्व एक्टिव हो गए। दर्शक क्यों कह रहा हूं, आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी धर्म विशेष के पर्व पर किसी हिंदू ने विघ्न डाला, लेकिन पथराव की घटनाएं बार बार सामने आ रही हैं। फिर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है और बार बार हिंदुओं को टारगेट पर लिया जा रहा है, मानो ये एक ट्रेंड बन गया है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से ऐसी तस्वीर सामने आई। दिवाली से पहले त्योहारी फिजा में नफरत का जहर घोलने की कोशिश की जा रही है। यहां प्रसिद्ध जानकी वल्लभ मंदिर के प्रांगण में मांस के टुकड़े फेंक दिए गए। सोचिए जरा आप, यह तस्वीर देखने को मिली है। लेकिन आखिर यह जब घटना सामने आई दर्शकों अलीगढ़ से, तो हमने क्षेत्र के बारे में थोड़ी जानकारी जुटाई और वो जानकारी आपके सामने रखता हूं। अलीगढ़ की डेमोग्राफी क्या है? अगर आप पूरे अलीगढ़ की बात करेंगे तो यहां हिंदू बहुल्य है। इनकी संख्या 79.05 और मुसलमानों की संख्या यहां पर 19.85 है। लेकिन जहां पर यह घटना घटी, हमने वहां की डेमोग्राफी निकाली। पिलखाना में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है और मुसलमान बहुसंख्यक। कैसे, देख लीजिए, हिंदू 22.12 और मुसलमान 77.71। और यही एक बहुत बड़ी वजह है कि डेमोग्राफी बदली और फिर वही नफरती तत्व आए सामने। रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। गणेश उत्सव के दौरान राजस्थान के भीलवाड़ा में मंदिर परिसर में गौवंश का टुकड़ा फेंका गया था। अब ठीक वैसा ही मामला करीब 800 किलोमीटर दूर अलीगढ़ में सामने आया, जहां ठीक उसी तरह का पैटर्न अपनाया गया है। हिंदू त्योहार है, मंदिर है और मांस का टुकड़ा। रह रहकर नफरती तत्व हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करने में गुरेज नहीं करते। अलीगढ़ के प्रसिद्ध जानकी वल्लभ मंदिर में मांस का टुकड़ा फेंक दिया गया। करीब लोगों ने बताया कि यहाँ पे जो है मांस का एक लोथड़ा, करीब जो है मान लो बकरी का सा, यहाँ लोगों ने देखा, मैंने भी देखा, बहुत बड़ा जो है यहाँ आया, उनको सूचना दी गई, पब्लिक जो है यहाँ जुड़ गई बहुत। बताया जा रहा है कि मंदिर के पुजारी जैसे ही सुबह मंदिर पहुंचे, उन्हें मांस का टुकड़ा दिखाई दिया। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी बात यह कि जिस जगह ये मंदिर स्थित है, उस इलाके में मुसलमान बहुसंख्यक है, जिसका जिक्र खुद मंदिर के पुजारी कर रहे हैं। मंदिर के साइड में धर्मशाला है, पीछे होली का चौक है और पीछे मोमडन है। फिलहाल मामला सामने आने के बाद लोगों में गुस्सा है और पुजारी के साथ स्थानीय लोगों ने पुलिस से शिकायत की। लेकिन सवाल वही है कि बार बार हिंदुओं की आस्था पर चोट करना क्या एक आदत सी बन गई है? आखिर माहौल बिगाड़ने के लिए किसका ऑर्डर मिल रहा है?
दर्शकों, ये तो आपने मंदिर में मांस फेंकने की खबर का एक्सरे देख लिया। अब हम आपको लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश, जहां की शाहजहांपुर से एक तस्वीर सामने आई है, उसका एक्सरे करके दिखाया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, आप में से कई लोगों ने यह तस्वीर देखी होगी। ये आप देख रहे हैं, यही वो मंदिर है जिसकी चर्चा मैं आज करने वाला हूं। लेकिन इससे पहले आपको बहराइच की एक तस्वीर दिखाता हूं। बहराइच की तस्वीर दिखाइए। बहराइच में यह तस्वीर राम गोपाल मिश्रा, जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद यह वीडियो सामने आया था और एक छत पर राम गोपाल हरा झंडा निकालकर भगवा झंडा लगा देता है। उसने गलत किया, उसे कानून सजा देता। लेकिन यहां पर एक नैरेटिव सेट किया गया और जस्टिफाई किया गया कि उसकी हत्या इसलिए की गई क्योंकि उसने झंडा उखाड़ दिया। सोचिए जरा। लेकिन अब मैं आपको आज की खबर दिखाता हूं, जो मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर से आई है, जो इस मंदिर से जुड़े हुए हैं। बिना इजाजत 3 मुस्लिम भाई मंदिर के अंदर जाते हैं, ना सिर्फ घुसते हैं बल्कि वहां पर नमाज पढ़ते हैं। सोचिए आप, मंदिर में नमाज पढ़ी जा रही है और इतनी बड़ी घटना हो जाती है, लेकिन किसी का एक बयान सामने नहीं आता। दर्शकों, इस रिपोर्ट में देखिए। बहराइच में राम गोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। हत्या के बाद एक वीडियो सामने आता है जिसमें राम गोपाल एक छत पर जाकर भगवा झंडा फहरा देता है और कहा जाता है कि इसी वजह से उसे गोली मारकर हत्या कर दी गई। वीडियो सामने आया और पूरा विपक्ष छाती पीटकर कहने लगा राम गोपाल ने गलत किया। समाजवादी पार्टी ने पोस्ट पर उसकी गलती बताई। सरवर चिश्ती ने तो यहां तक कह दिया कि ये तो होना ही था। और भगवा झंडा लहराया जा रहा है तो फिर फूल तो बरसेंगे नहीं। जो हुआ तो यही होना था। जो विपक्ष और भाईजान नैरेटिव सेट करने में लगे थे, अब उन लोगों को मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर से आई इन तस्वीरों को देखना चाहिए, जहां मुस्लिम समुदाय के 3 लोग मंदिर में जबरन घुसते हैं, मंदिर में रखे घड़े से पानी निकालकर वजू करते हैं और फिर नमाज अदा करते हैं। अकबर, रुस्तम, बाबू खान तीनों ही भाई, लेकिन जब पुजारी ने इसका विरोध करना चाहा तो उसकी एक न सुनी गई। नमाज पढ़ने के लिए कोई जगह नहीं मिली। मंदिर के बाहर जो होटल बना हुआ उस पर पानी की भी व्यवस्था है। हाथ पैर धोने के बाद वहाँ बैठ नमाज पढ़ी। मामले में पुजारी की शिकायत पर पुलिस ने तीनों के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने का मामला दर्ज किया। लेकिन सवाल ये, क्या वो विपक्ष, वो सारे भाईजान कुछ बोलेंगे या इस पर मौन धारण कर लेंगे? क्योंकि राम गोपाल मिश्रा के भगवा झंडा फहराने को ये सब मजहबी बताने पर तुले हुए थे। लेकिन आज जब ये घटना सामने आई है दर्शकों, तो कुछ सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि शाहजहांपुर की घटना पर अब क्या विपक्ष बोलेगा? क्योंकि उस घटना पर समाजवादी पार्टी ने कहा कि मुस्लिम के घर में जबरन घुसकर वहां पर झंडा फहरा दिया गया। जबरन, तो फिर तो ये होना ही था। और इधर चिश्ती साहब वो कह रहे हैं कि ये तो होना ही था। लेकिन क्या अब शाहजहांपुर में मंदिर के अंदर नमाज पढ़ी गई तो कोई बोलेगा? यही इंतजार करना होगा दर्शकों कि कौन कब बोलेगा, क्योंकि ऐसी घटनाओं पर कोई बोल ही नहीं रहा है। अब मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, क्योंकि जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो कई सवाल खड़े होते हैं। अब मैं आपको यह भी बता दूं कि इसी तरह का जब मामला सामने आया तो उस पर सवाल खड़े हुए। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज की एक और खबर मैं बता रहा हूं आपको। धमकीबाज चाचा, अखिलेश यादव के चाचा हैं शिवपाल यादव, लेकिन आज उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे पर कहा कि वो बोलेगा वो पिटेगा। और इसी धमकी और चेतावनी का आज हमने एक्सरे किया, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर दर्शकों उपचुनाव होने वाले हैं। और जिस तरह सीएम योगी ने बटेंगे तो कटेंगे का संदेश दिया, विपक्ष के नेताओं के होश उड़ गए। वो संदेश के खिलाफ धमकी देने पर उतारू हो गए। आप सोचिए जरा, कुछ दिन पहले तो अखिलेश यादव कहते सुने गए थे कि पीडीए के लोगों बटना नहीं है, लेकिन अब अखिलेश के चाचा और समाजवादी पार्टी से विधायक शिवपाल यादव तो सीधे सीधे चेतावनी दे रहे हैं। उनके मुंह पर भी बटोगे तो कटोगे वाली लाइन है, लेकिन उसके आगे वो पिटने वाली धमकी दे रहे हैं। क्या वो कह रहे हैं वो सुनवाता हूं।
पीडीए थोड़ी दूर तो बचेगा न कटेगा और जो ऐसी बातें करेगा बाद में पिटेंगे। लेकिन सोचिए दर्शकों, आप चुनाव आए हैं, क्या इसलिए तनाव हो रहा है, क्या इसलिए चेतावनी दी जा रही है? इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की लड़ाई बटोगे तो कटोगे से आगे निकलकर अब मार पिटाई तक आ गई है और इसे आगे बढ़ाया है अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव ने, जिनके बयान के बाद भतीजे अखिलेश की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। न तो देखो पीडीए थोड़ी दूर न तो बचेगा न कटेगा और जो ऐसी बातें करेगा बाद में पिटेंगे। बटोगे तो कटोगे वाले बयान को लेकर अखिलेश यादव अभी तक सीएम योगी पर आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए थे। अब तक फ्रंट फुट पर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन इस बयान के बाद वो बैक फुट पर आते दिख रहे हैं, क्योंकि अखिलेश ने योगी के अंदाज में कहा था कि पीडीए के लोग ना बटेंगे ना कटेंगे। पीडीए परिवार भी तो नहीं बटेगा, तो वो तो नारा आपके लिए लगा रहे हैं कि पीडीए परिवार के लोग बटना मत। अब शिवपाल ने बयान तो दे दिया, लेकिन उन्हें शायद अंदाजा नहीं हुआ होगा कि यह बयान पूरी समाजवादी पार्टी पर बैकफायर कर सकता है। बयान को लेकर सोशल मीडिया पर कमेंट आ रहे हैं, तो बीजेपी ने भी इसे मुद्दा बनाने में देर नहीं की। जब हमने कहा न हम कटेंगे न बटेंगे न घटेंगे, तो आदरणीय शिवपाल जी के पेट में मरोड़ उठने लगा और शिवपाल जी मारने काटने की बात करने लगे। शिवपाल जी को जाके कोई याद दिला दे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो चुटिया काटता था ना, उसको चींटी खा गई। इसलिए मारने पीटने की बात बंद करिए। कमान से तीर और मुंह से निकले शब्द वापस नहीं आते। ऐसे में जो बयान शिवपाल ने दिया, कहीं उपचुनाव में इसका असर ना दिख जाए और समाजवादी पार्टी की सारी तैयारी धरी की धरी ना रह जाए। अब देखिए, तैयारियां तो दोनों पार्टियां कर रही हैं, लेकिन यह बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। अब बटोगे तो कटोगे की काट क्या निकाल पाता है विपक्ष, इसका इंतजार हमें भी है और आम जनता को भी है, क्योंकि ये चुनाव इतना आसान नहीं रहने वाला है। फिलहाल न्यूज का एक्सट्रीम इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे जानकारी भरी खबरों के साथ, तब तक के लिए